हे गाइस व्हाट्सअप, कैसे आप सभी लोग। आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं मिशन एमबीपीएस की 2020 11 अप्रैल के बारे में। और साथ ही बात करेंगे साइंस एमसीक्यू सीरीज़ के बारे में। इसमें हम आपको बताएंगे, वीडियो नंबर 3 है हमारा। पहले 2 वीडियो नहीं देखे हैं तो आप नीचे जाके 1 से लेकर 100 प्रश्न तक की जो सीरीज़ है वो डाल दी गई है, आप इनको चेकआउट कर सकते हैं नीचे जाके। आज हम बात करेंगे 101 से लेकर 150 क्वेश्चंस की, और बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चंस हैं, विभिन्न परीक्षाओं में आ चुके हैं और साइंस के बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं। उनके संबंधित बहुत सारे फैक्ट्स के बारे में हम जानेंगे, बहुत सारी इन डेप्थ स्टडी करेंगे आज हम इस वीडियो में। छोटा छोटा सा वीडियो रहेगा लेकिन बहुत सारे फैक्ट आपको नए मालूम चलेंगे। तो ये वीडियो यदि आप देख रहे हो और आप एमपीएससी, व्यापम, पुलिस कांस्टेबल, आरआरबी, एनटीपीसी या रेलवे की तैयारी कर रहे हो तो आप इस वीडियो को देख लो, क्योंकि वनडे एग्जाम में सभी में ये काम आने वाला है। दोस्तों, इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें यदि सब्सक्राइब नहीं किया है, और लाइक कर दें वीडियो के लिए। प्राकृतिक रबर किसका बहुलक है? पहला क्वेश्चन हमारा 101वां क्वेश्चन, आइसोप्रीन, ब्यूटाडाइन, इथाइलिन एंड स्टाइरिन। तो एक क्वेश्चन आपको पता होगा, इसका आंसर ये है दोस्तों, आइसोप्रीन। आइसोप्रीन में बहुत बार क्वेश्चन आ चुका है, और ये प्राकृतिक बहुलक जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आजकल कृत्रिम बहुलक भी बनने लगे हैं, कृत्रिम रबर भी बनने लगे हैं, यानी प्रयोगशाला में आप रबर को बना सकते हो। सबसे पहले जो है इनका निर्माण जो है कृत्रिम रबर का जर्मनी में हुआ, प्रथम वर्ल्ड वॉर के समय पर होने लगा था। और वल्कनीकृत रबर वो रबर होती है जिसमें सल्फर मिलाया जाता है, जिससे कि रबर जो है बहुत मजबूत हो जाती है और कठोर हो जाती है। तो एक क्वेश्चन कभी कभी आ जाता है कि वल्कनीकृत रबर में क्या मिलाया जाता है। दूसरा क्वेश्चन 102वां क्वेश्चन, न्यूक्लिक अम्ल में कौन सा पदार्थ नहीं पाया जाता है? तो बहुत सारे बेसिस होते हैं, साइटोसिन, एडेनिन, ग्वानिन, इस तरीके। G2C और A2T आपने सुना होगा, एडेनिन का पेयर होता है थाइमिन के साथ, और साइटोसिन का पेयर होता है ग्वानिन के साथ हमेशा। और इनके बॉन्ड जो होते हैं डबल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड होते हैं क्रमशः। तो यहाँ पे ग्वानिन सही आंसर आ जाएगा, क्योंकि एक पदार्थ जो है न्यूक्लिक अम्ल में नहीं पाया जाता है। तो यहाँ पे आप डीएनए का भी फुल फॉर्म देख लें, डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड होता है इसका पूरा नाम, और आरएनए का होता है राइबोज न्यूक्लिक एसिड। तो और यहाँ पे आप देख सकते हैं एडेनिन, ग्वानिन, साइटोसिन, थाइमिन, ये जो हैं बेसिस होते हैं। फिर दोस्तों 103वां देखते हैं, एथिल आयोडाइड एंड प्रोपिल आयोडाइड के मिश्रण पर वुड्स अभिक्रिया कराई जाती है। हालांकि ऐसे क्वेश्चन बहुत कम पूछने को मिलते हैं कभी कभी, लेकिन पूछ लिए जाते हैं। आजकल व्यापम के एग्जाम जो हो रहे हैं उनमें इस तरह के क्वेश्चन विज्ञान में पूछे जा रहे हैं। तो इसका आंसर आपको देना है कि भाई हाइड्रोकार्बन कौन सा है जो वुड्स अभिक्रिया में भाग नहीं लेता है? तो ये हो जाएगा दोस्तों प्रोपेन। प्रोपेन हो जाएगा। अब यहाँ पे प्रोपेन, ऑक्टेन, ब्यूटेन। ब्यूटेन जो आपने सुना होगा वो एलपीजी गैस में सबसे ज़्यादा जो होता है वो ब्यूटेन होता है। तो वो क्वेश्चन आता है कि एलपीजी गैस में सब सर्वाधिक मात्रा में कौन सा होता है? तो ये ब्यूटेन आ जाएगा आपका सही आंसर। आप यहाँ पे देख सकते हो कि यहाँ पे एक फैक्ट लिखा हुआ है, बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है, आईएमपी फैक्ट है। एलपीजी गैस में कौन सी गैस गंध के लिए उपयोग होती है? तो ये ताकि पहचान सकें कि एलपीजी गैस का ऐसा हो रहा है, इसलिए मरकैप्टन नाम की जो गैस है वो मिलाई जाती है। तो आप यहाँ इसको याद कर लें, बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 104वां क्वेश्चन, गुणात्मक विश्लेषण जो होता है में आयरन समूह के अवक्षेपण में अमोनियम हाइड्रोक्साइड से पहले अमोनियम क्लोराइड डाले जाने का क्या कारण है? तो यहाँ पे आपको 4 ऑप्शन दिए गए हैं। एक क्वेश्चन बहुत ही कम ऐसे क्वेश्चन पूछ जाते हैं, लेकिन पूछ लिए जाते हैं जब तो आपसे बनते नहीं हैं, इसीलिए यहाँ मैंने इनको शामिल किया है बीच बीच में इन क्वेश्चंस के लिए। इसका दोस्तों आंसर होगा यहाँ पे OH आयन जो होते हैं उनकी सांद्रता कम करने के लिए, OH आयन की सांद्रता कम करने के लिए। अब यहाँ बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, आपको इस पूरी सीरीज में बहुत कुछ सीखने को मिला होगा अब तक, और आगे भी मिलता रहेगा। इस क्वेश्चन में आपको बताऊंगा कि ऑक्टेन संख्या जो होती है वो क्या होती है और इसको कैसे निकालते हैं। तो जिसमें 4 ये ऑप्शन दिए हुए हैं, इसमें पूछा गया कि किसकी ऑक्टेन संख्या सर्वाधिक है। तो यहाँ पे ये इसका आंसर आ जाएगा दोस्तों हमारा H3C2C, ये डी हमारा ऑप्शन जो है सही हो जाएगा यहाँ पे। और इसके यदि हम वो देखें कि क्या होती है, तो ऑक्टेन संख्या जो होती है वो रेजिस्टेंस होता है जो मोटर फ्यूल होता है टू नॉक नॉक करती है। जब वो जब मोटर फ्यूल जो है नॉक करता है तो उसमें जो रेजिस्टेंस मोटर फ्यूल का होता है वो जो संख्या कहलाती है वो ऑक्टेन संख्या कहलाती है। तो इसको नॉक इंडेक्स भी कहते हैं, नॉक इंडेक्स भी इसका दूसरा नाम है। तो आपको आ सकता है कि ऑक्टेन संख्या नॉक इंडेक्स भी कहलाती है, ऑक्टाइन संख्या। और एक होती है सीटेन संख्या। सीटेन संख्या डीजल फ्यूल जो होता है, डीजल जो होता है उसको उसकी गुणवत्ता को मापने के लिए सीटेन संख्या का उपयोग होता है। तो इनको आप याद कर लें। फिर दोस्तों टोल्यून और क्लोरीन की फेरिक क्लोराइड की उपस्थिति में अभिक्रिया कराई जाती है तो कौन सा उत्पाद बनता है? तो यहाँ पर टोल्यून और क्लोरीन जो है, तो यहाँ पे OP क्लोरोटोल्यून बनता है, OP क्लोरोटोल्यून। अब यहाँ पे आप देख रहे हो OP लिखा हुआ है, मैंने एक यहाँ पे बेंजीन रिंग बनाई हुई है। यहाँ पे जो इसके क्या है ऑर्थो पैरा ग्रुप्स होते हैं, ये जो है उसका ऑर्थो ग्रुप है, ठीक है। और इसका होता है कि मेटा ग्रुप होते हैं,
पैरा ग्रुप होते हैं। तो इस तरीके से ये जहाँ पे जो है इनका जो समूह है वो जो लगते हैं, इनके जो ओरिएंटेशन होता है उसके आधार पे ये ऑर्थो पैरा कहलाते हैं। तो यहाँ पे ओपी क्लोरोटोल्यून होता है, ये कहलाएगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित यौगिकों में से किसमें पानी में घुलने पर विलयन की पीएच सांद्रता 7 से कम होगी? 7 से कम होगी मतलब एसिडिक होगी। तो यहाँ पे है C6H5NH2, C6H5NH2। तो ये है दोस्तों C6H5NH2, पानी में घुलने पर इस विलयन की सांद्रता क्या होगी? ये एसिडिक होगा। अब यहाँ पे पीएच यहाँ पे नाम आया, तो पीएच का फुल फॉर्म होता है पावर ऑफ हाइड्रोजन। और आपने सुना होगा 1 से 7 जो संख्या रहती है वो एसिडिक के लिए यूज़ होती है, और जो 7 या 7 से ज़्यादा होती है वो बेसिक के लिए यूज़ होती है, अल्कलाइन के लिए यूज़ होती है। तो ये आप कुछ वस्तुओं के, जैसे नींबू है, नींबू का जो है पूछा जाता है कभी कभी पीएच कितना होता है, तो 2 से 3 होता है, ठीक है। इसी तरह से हमारी जो लार है, लार का पीएच जो होता है 6.7 के समथिंग होता है। इसी तरह से आप पूछा जाता है कि शुद्ध जल का पीएच कितना होता है, तो वो 7 होता है। 7 जो है न्यूट्रल कहलाता है, 7 जो है वो न्यूट्रल कहलाता है। एसिड रेन जो होती है उसका पीएच पूछा जाता है, तो उसका पीएच 5 के समथिंग होता है। तो इस तरह से बहुत सारे जो है पीएच भी पूछ लिए जाते हैं। तो पीएच को आपको याद ही रखना है, साथ ही विभिन्न चीज़ों के पीएच भी याद रखने हैं। नेक्स्ट है, अभिकर्मक जिससे एल्डिहाइड और कीटोन दोनों आसानी से क्रिया कर सकते हैं, तो वह कौन सा यहाँ पे अभिकर्मक होगा? अभिकर्मक होते क्या हैं? अभिकर्मक वो होते हैं दोस्तों जो कि हमें बताते हैं कि अभिक्रिया हुई है या नहीं हुई है ना। जैसे फिनोल्फ्थालीन है, फिनोल्फ्थालीन एक अभिकर्मक है, राइट। यहाँ पे ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक जो है ये सही आंसर आएगा। ये एल्डिहाइड और कीटोन दोनों से क्रिया आसानी से करता है। ये अभिकर्मक की परिभाषा है, क्या होते हैं अभिकर्मक। जानी मानी मूत्रीय प्रतिरोधी यूरोट्रोपिन बनती है जब फॉर्मेल्डिहाइड किससे क्रिया करता है? तो फॉर्मेल्डिहाइड होता है CHCHO, तो ये 4CHCHO प्लस इसमें NH3 जो होते हैं वो इंक्लूड होते हैं, तो NH3 रहेगा प्लस वाटर रहता है 6H2O समथिंग, और इसके बाद इसको यूरोट्रोपिन का निर्माण होता है। यूरोट्रोपिन ये जो हमारी यूरिनरी ट्रैक्ट के बहुत सारी बीमारियां होती हैं उससे रिलेटेड जो इन्फेक्शन होता है, यूरिनरी इन्फेक्शन, उनमें ये जो है काम आती है एंटीबायोटिक के रूप में। तो NH3 इसका सही आंसर आ जाएगा। ये इसका फॉर्मूला दिया हुआ है, आप देख सकते हैं। फिर दोस्तों एल्कलिन नाइट्राइल या का सोडियम और अल्कोहल से अपचयन क्या कहलाता है? तो ये अपचयन, इस तरह के क्वेश्चन भी कभी कभी आ जाते हैं। मेंडियस अपचयन कहलाता है। और सोडियम यहाँ पे आया है, तो सोडियम के बारे में बता दूँ, ये हाईली एक्टिव रहता है, इसलिए इसको हमेशा जो है जल में रखा जाता है। इसीलिए इसको हमेशा क्या रखा जाता है? जल में रखा जाता है। फिर दोस्तों निम्नलिखित से किस हार्मोन को तनाव के से मुकाबला करने के लिए जाना जाता है? तो हैप्पी हार्मोन कहलाता है ये। तनाव आपको नहीं होगा यदि ये हार्मोन आपके अंदर सीक्रेट होता है ज़्यादा, तो और इसका नाम है दोस्तों सीरोटोनिन। सीरोटोनिन जो होता है वो हैप्पीनेस हार्मोन कहलाता है। हैप्पी हार्मोन यहाँ आप देख सकते हैं, एक हार्मोन है और न्यूरोट्रांसमीटर है। जब भी आप खुश होते हो या कुछ अच्छा अनुभव आपको होता है तो सीरोटोनिन सीक्रेट होता है। जैसे सुबह आप एक्सरसाइज करते हो तो सीरोटोनिन एक्सरसाइज जो है सीक्रेट होता है। आपने देखा होगा बहुत सारे लोग जो है जिम जाते हैं या कोई एक्सरसाइज करते हैं तो एडिक्टिव हो जाते हैं। वो यदि जिम नहीं जाते हैं सुबह तो उनको लगता है कि आज उनका दिन खराब हो गया। ऐसा इसलिए लगता है क्योंकि वो जैसे ही जिम जाते हैं, एक्सरसाइज करते हैं, कुछ अच्छा करते हैं, तो उनको वो सीरोटोनिन रिलीज होता है और वो अच्छा महसूस कराता है, तो इसके लिए वो एडिक्टिव हो जाते हैं इस चीज़ के। कोई भी हम अच्छी चीज़ करते हैं, हैप्पीनेस मिलती है, तो वो हम एडिक्टिव इसीलिए हो जाते हैं, सीरोटोनिन रिलीज होता है उसमें। निम्नलिखित में से किसने रक्त प्रवाह की खोज की? तो ये है दोस्तों विलियम हार्वे ने रक्त प्रवाह की खोज की। आप यहाँ देख सकते हैं सर्कुलेटरी सिस्टम बना होता है, धमनियाँ आर्टरीज होती हैं, वेन्स होती हैं, और इन्हीं से मिलकर वाहिका तंत्र या सर्कुलेटरी सिस्टम बना होता है। और एक रुधिर को पहुंचाने का काम जो करती हैं ये शरीर में रुधिर के लिए, और हार्ट इसको पंप करने का काम करता है, बहुत इंपॉर्टेंट। हाइपोकैलेमिया किसकी कमी के कारण होता है? तो हाइपोकैलेमिया यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, हाइपोकैलेमिया, ये इसकी स्पेलिंग हो जाएगी हाइपोकैलेमिया। ये किसकी कमी के कारण होता है? एक होता है दोस्तों हाइपोग्लाइसेमिया, फिर हाइपरग्लाइसेमिया होता है, ये एक होता है हाइपोकैल्सीमिया और एक होता है हाइपरकैल्सीमिया। तो ये क्या होता है? ये तो होता है दोस्तों हाइपरकैलेमिया होता है, हाइपोकैलेमिया होता है पोटेशियम की कमी के कारण। जब आपको कमी हो जाती है पोटेशियम की तो हाइपोकैलेमिया होता है। एक होता है हाइपोकैल्सीमिया, कैल्सीमिया जो होता है दोस्तों कैल्शियम के कारण होता है, कैल्शियम की कमी के कारण होता है। फिर होता है हाइपोग्लाइसीमिया, ये जो है ग्लूकोज की कमी के कारण होता है, या जो शर्करा होती है उसकी कमी के कारण होता है। और हाइपर ग्लाइसीमिया होता है अधिकता के कारण, जब इंसुलिन जो डायबिटीज़ होती है लोगों को, वो हाइपर ग्लाइसीमिया के कारण होती है।
फिर हाइपर कैल्सीमिया, तो कैल्शियम की कमी जब बॉडी में हो जाती है तो हाइपर क्लाइसीमिया, हाइपोक्लाइसीमिया जो कैल्सीमिया हो जाता है, और हाइपर कैलीमिया जब पोटेशियम की अधिकता हो जाती है आपकी बॉडी में तो आपको हो जाता है। जनरली जब कोई टर्म आती है इस तरह की, हाइपो जिसमें लिखा हो, हाइपो यानी होता है कमी किसी चीज़ की, और हाइपर मतलब होता है अधिकता। तो आप ये जनरल वो लगा सकते हो, अनुमान लगा सकते हो किसकी, किसी की कमी होगी किसी चीज़ की या ज़्यादा होगी। रेडियोधर्मिता की एसआई इकाई क्या है, तो यहाँ पे 4 ऑप्शन आपके लिए दिए गए हैं जाने माने। एम्पियर तो विद्युत धारा का होता है, कोबाल्ट तो एक धातु है, बैकरल लिखा है और डेसिबल लिखा है। तो रेडियोधर्मिता की जो है बैकुरल यहाँ पे है, और चूँकि बैकुरल ने ही इसको क्या किया था, ईजाद किया था, रेडियोधर्मिता की खोज की थी, तो बैकुरल को ही इसका माना जाता है। रेडियोधर्मिता की एक और इकाई होती है क्यूरी। तो एक सेकंड में जितने विखंडन होते हैं किसी परमाणु में, किसी रेडियोधर्मी पदार्थ में, उसको क्यूरी कहते हैं। तो ये दोनों इकाई हैं, ऐसा ही मात्रक आप लोग इसका याद रखें, बैकुरल कहलाता है। रेडियो एक्टिविटी आप लोगों को पता होगा, ये रेडिएशन होता है, इसकी परिभाषा यहाँ पे दी हुई है, आप देख सकते हैं। रडार सिस्टम में उपयोग की जाने वाली तरंगें कौन सी तरंगें होती हैं, तो रडार में आता है, आप देखते होंगे इसका फुल फॉर्म होता है रेडियो डिटेक्शन एंड रेंजिंग। तो कई लोग यहाँ पे कंफ्यूज रहते हैं कि रेडियो आ रहा है चूँकि, तो यहाँ पे रेडियो तरंगों का उपयोग हो रहा होगा, लेकिन ऐसा नहीं है। इसमें जो है सूक्ष्म तरंगों का उपयोग होता है। यहाँ पे आप देख सकते हो रेडियो डिटेक्शन एंड रेंजिंग, इसका फुल फॉर्म होता है, जो कि कई बार आ चुका है, और ये क्वेश्चन भी कई बार आ चुका है। रॉबर्ट वाटसन वॉट, ये कौन है जिन्होंने रडार का आविष्कार किया था, ये कब किया था, नियरली 1915 के समथिंग इन्होंने ये किया था। एक पेड़ की छाल के अंदर जीवित कोशिकाओं की परत को क्या कहा जाता है, तो एक पेड़ की छाल के अंदर जीवित कोशिकाओं की परत को कहा जाता है दोस्तों कैम्बियम। कैम्बियम एक टिश्यू होता है जो कि प्लांट टिश्यू है। कैम्बियम यहाँ पे देख सकते हो सेलुलर प्लांट टिश्यू होता है। फ्लोएम, और आपने सुना होगा जाइलम, और कॉर्क ग्रोज बाय डिवीजन रिजल्टिंग इन सेकेंडरी थिकनिंग। तो यहाँ पे दूसरा है आपका निम्नलिखित में कौन सी ग्रंथि द्वारा आंखों से आंसू बहते हैं, तो ये लेक्राइमल ग्रंथि जो होती है एक्सोक्राइन ग्रंथि होती है, और ये आपको याद रखना है, लेक्राइमल ग्रंथि जो है इज एक्सोक्राइन इन नेचर। एक होती है बाह्यस्रावी ग्रंथियाँ, एक होती हैं अंतःस्रावी ग्रंथियाँ, राइट। बाह्यस्रावी ग्रंथियाँ जो उनमें डक्ट होती है, जो डक्ट के थ्रू बहती हैं, कोई उनमें नलिका होती है उसके थ्रू बहती हैं, और अंतःस्रावी होती हैं जो ब्लड से होके जो बहती हैं, ब्लड से होके जिनके हार्मोन ब्लड से होके जाते हैं, वो अंतःस्रावी कहलाती हैं, राइट। तो ये आपको याद होना चाहिए, पता होना चाहिए। निम्नलिखित में से कौन सा प्राकृतिक ग्रीन हाउस गैस नहीं है, तो इनमें 4 ऑप्शन है, नहीं है यहाँ पे पूछा है, यानी कि 3 है, 1 नहीं है। यहाँ पे नाइट्रोजन आप देख रहे होगे, नाइट्रोजन ग्रीन हाउस गैस नहीं है, हम सब जानते हैं। और यहाँ पे आप एक जो मेनोमिक देख रहे होंगे, आज मीना का जलवा, तो आज मीना का जलवा ये आप याद कर लें, क्योंकि ये सभी ग्रीन हाउस गैसेस हैं। ये आपने यदि याद कर ली तो आपके बहुत सारे क्वेश्चन आप बना लोगे। तो यहाँ पे किसका मीनिंग क्या है आप यहाँ पे देख सकते हो, आज मीना का जलवा, और इसको नोट डाउन कर सकते हैं, आप याद कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। 118वां क्वेश्चन हमारा है, औसत व्यक्ति के लिए ध्वनि की श्रव्य सीमा क्या होती है, तो औसत व्यक्ति के लिए ध्वनि की श्रव्य सीमा होती है दोस्तों 20 हर्ट्ज टू 2000 हर्ट्ज, 20 हर्ट्ज टू 2000 हर्ट्ज। इसी में आप लोग पढ़ते होंगे एक मैक संख्या, तो मैक संख्या के बारे में जान लेते हैं। मैक संख्या जो होती है दोस्तों, वो होती है एक सापेक्ष गति, ठीक है। सापेक्ष गति किसके, वस्तु की गति बटे वायु की गति। वायु की गति होती है 332 मीटर प्रति सेकंड। अब इसके जो ऊपर है वो वस्तु की गति है, यानी कि किसी एरोप्लेन की या किसी मिसाइल की अगर जो गति है वो अगर मान लीजिए 660 के समथिंग है, राइट, 664 है, तो यहाँ पे ये 2 मैक हो जाएगा, ये 2 मैक हो जाएगा। ये संख्या क्या आ जाएगी, 2 मैक आ जाएगी। 2 मैक यानी क्या हुआ, सुपरसोनिक हुआ। यहाँ पे देख सकते हैं 1 से अधिक यदि है मैक संख्या तो सुपरसोनिक हुआ। यदि ये 5 से अधिक है, यानी कि यदि इसकी संख्या जो है ये 5 से ज़्यादा है, यानी कि किसी की यदि जो उड़ने की क्षमता है मिसाइल की वो 2000 मीटर पर सेकंड है, तो ये लगभग ये इसकी मैक संख्या 6 या 7 के समथिंग आ जाएगी। अब 7 आ जाएगी तो 5 से अधिक है क्योंकि, तो ये सब हाइपरसोनिक हो जाएगी। और फिर जो है यहाँ पे 1 से कम यदि इसकी रहती है तो वो है सबसोनिक बोलते हैं। तो सुपरसोनिक मिसाइल, हाइपरसोनिक मिसाइल का मतलब अब आप समझ गए होंगे। फिर दोस्तों नेक्स्ट है एसआई तापमान की कौन सी इकाई है, तो तापमान की एसआई यूनिट में इकाई जो है वो कौन सी होती है, केल्विन होती है, केल्विन होती है, राइट।
नेक्स्ट दोस्तों, कौन सा हाइड्रोजन का आइसोटोप है? तो प्रोटियम, ड्यूटेरियम, ट्रिटियम, ऊपर के सभी। तो ये इनमें से दोस्तों ऊपर के सभी इसका आंसर आ जाएगा, क्योंकि ये सभी हाइड्रोजन के आइसोटोप्स हैं। नेक्स्ट दोस्तों, फसल संयंत्र का कवक रोग निम्नलिखित में से कौन सा है? तो ये इनमें से कपास का विल्ट रोग जो होता है, वो रोग जो है कपास का कवक रोग है। परमाणु विखंडन प्रतिक्रिया के दौरान उत्पन्न ऊर्जा का प्रयोग किया जाता है। परमाणु विखंडन होता है, उस ऊर्जा का उपयोग किस में उपयोग होता है? तो हम सभी जानते हैं न्यूक्लियर रिएक्टर्स होते हैं, उनसे बिजली उत्पन्न की जाती है, बिजली बनाई जाती है, तो बिजली बनाने में इसका उपयोग होता है। हमारे देश में आप देखते हो कलपक्कम आपने सुना होगा, एक कैगा आपने नाम सुना होगा, एक नरोरा नाम सुना होगा, एक रावत भाटा नाम सुना होगा, एक जैतपुर नाम सुना होगा। ये सभी हमारे परमाणु संयंत्र हैं विभिन्न, इनको आप याद कर लीजिए, इनके रिस्पेक्टिव स्टेट भी आप याद कर लीजिए। अभी इतना समय नहीं है कि मैं आपको सभी कुछ बता पाऊँ। आधुनिक तकनीक पर आधारित सामान्य ज्ञान प्रश्नोत्तरी, ये क्वेश्चन नंबर 123 है। ये हमारा क्वेश्चन दोस्तों कि इनमें से कौन गैसों के प्रसरण का एक उदाहरण है? तो गैसों के प्रसरण का उदाहरण इनमें से कौन सा है दोस्तों? और ऑप्शन नंबर डी हमारा सही है। ये सभी जो है गैसों के प्रसारण जो होता है, डिस्पर्सन जो होता है जिसे हम बोलते हैं, उसके उदाहरण है। नेक्स्ट है, निम्न में से किसमें अधिक ताप है? तो बर्फ है, उबलता पानी, भाप या आपको बताना है किसमें से अधिक ताप होगा। तो आप यहाँ पे सोच रहे हो उबलता पानी, लेकिन इसका आंसर है दोस्तों सी, क्योंकि जो गुप्त ऊष्मा होती है भाप की वो ज़्यादा होती है, आपने पढ़ा होगा, इसीलिए भाप जो है वो अधिक ताप वाली है। नेक्स्ट दोस्तों 125वां क्वेश्चन, कौन महामारी स्थानिक, एपिडेमिक या एंडेमिक दोनों प्रकार की बीमारी है? एपिडेमिक और एंडेमिक दोनों प्रकार की बीमारी है। तो ये दोस्तों हैजा जो है एपिडेमिक भी होता है और एंडेमिक भी होता है, स्थानिक भी हो सकता है और महामारी भी हो सकती है। नेक्स्ट दोस्तों, कौन सा ग्राफीन के बारे में सही है? ग्राफीन आपने सुना कार्बन का एलोट्रॉप है, बिल्कुल सही है। 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर, परमाणु जाली के रूप में हनी कॉम्ब स्ट्रक्चर होता है, तो ये 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर होता है ग्राफीन, राइट। फिर दोस्तों रेजिन क्या है? आप पूछा गया रेजिन क्या होता है, तो रेजिन इनमें से आपको बताना है क्या होता है। तो ये एक पॉलीमर होता है दोस्तों, आप यहाँ पे देख सकते हो रेजिन्स होते हैं जो पेड़ों से निकाले जाते हैं, पॉलीमर्स होते हैं। पॉलीमर पेड़ों से जो भी चीज़ें निकाली जाती हैं वो अधिकतर पॉलीमर ही होती हैं, चाहे वो कपास को ले लें या ग्लूकोज को ले लें या कोई भी चीज़ ले लें, वो ज़्यादातर पॉलीमर्स होते हैं। फिर 128वां क्वेश्चन, लीफाई के लिए गलत कथन कौन सा है? लाईफाई यानी कि लाईफाई एक होता है, लाईफाई जैसे वाईफाई होता है वैसे लाईफाई होता है। तो यह एक प्रकाश आधारित संचार प्रणाली है, यह एक वायर कनेक्शन है, यह बिडरक्टोनिकल संचार पदार्थ है, रेडियो आवृत्ति संकेतों का उपयोग है। तो ये बी इसका सही आएगा, यह एक वायर कनेक्शन होता है। 129वां क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट, सबसे बड़ा अणु कौन सा है जो मानव तन का एक हिस्सा है? तो ये हो जाए दोस्तों गुणसूत्र। अब यहाँ पे सभी के सभी क्वेश्चन गलती से जो है ऑप्शन जो है गुणसूत्र ही है, तो आंसर भी इसका क्या है? गुणसूत्र ही होगा। दोस्तों हरे प्रकाश की गति को किसने मापा था? ठीक है, तो ये दोस्तों है बी, ओलॉस रोमर ने इसको मापा था। तो गिरगिट रंग क्यों बदलता है? गिरगिट रंग क्यों बदलता है? इसका आंसर आ जाएगा बी, गर्मी प्रबंधन के लिए बदलता है, गर्मी को प्रबंधित करने के लिए वो अपना रंग बदलता है और रंग बदल के गर्मी को प्रबंधित करता है। नेक्स्ट दोस्तों, निम्नलिखित में से क्या मापने के लिए प्रयोग किया जाता है? तो ये है दोस्तों तापमान। निम्नलिखित में से केल्विन जो है क्या मापने के लिए उपयोग होता है? तो तापमान मापने के लिए उपयोग होता है। थर्मामीटर भी आप यहाँ पे देख सकते हो, थर्मामीटर जो है तापमान मापने के लिए उपयोग होता है। विटामिन B1 की कमी से कौन सा रोग उपयोग होता है? तो इसका आंसर आ जाएगा दोस्तों डी, बेरी रोग होता है। राइनो वायरस खालिस्तान की वजह बनता है। राइनो वायरस जो है आम जुकाम के लिए होता है राइनो वायरस। निम्नलिखित में से किसे स्टार क्वीन नेबुला के रूप में जाना जाता है? तो यह दोस्तों मैसियर 16। कभी कभी इस प्रकार के अनप्रेडिक्टेबल क्वेश्चन भी पूछ ले जाते हैं, इसलिए आप इसको भी याद कर लें। कितना कुल ऑक्सीजन और रक्त शरीर में मस्तिष्क द्वारा उपयोग होता है? तो ये बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है कि हमारे पूरे शरीर में जो ऑक्सीजन जाती है उसका केवल जो है 20% जो हमारा मस्तिष्क जो है इस्तेमाल करता है। आप देखिए, इसीलिए जब आपकी ऑक्सीजन की कमी हो जाती है तो आपका दिमाग चलना उतना काम नहीं करता उतना ज़्यादा और आप अनकॉन्शियस हो जाते हैं। 137वां क्वेश्चन है, मानव शरीर में सबसे छोटी हड्डी कौन सी होती है? तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी कौन सी होती है? तो वह स्टेपीज। ये कहाँ पे होती है दोस्तों? ये कान में होती है, कान की होती है, ठीक है। मेलियस, इंकस, स्टेपीज आपने पढ़ा होगा, 3 हड्डियाँ होती हैं कान में, मेलियस, इंकस, स्टेपीज, राइट। नेक्स्ट है,
मात्र 2 ऊतक कौन से हैं जो खून से ऑक्सीजन प्राप्त नहीं करते? ये खून से ऑक्सीजन प्राप्त नहीं करते हैं। ये कौन से हैं? आप यहाँ पे आप दिमाग लगा लीजिए अपना, ये ऑप्शन जो है आपके लिए दिख रहे होंगे। इनमें से कौन से 2 हैं जो ऑक्सीजन खून से प्राप्त नहीं करते लेकिन करते हैं? ये हैं दोस्तों नाखून और कॉर्निया। नाखून और कॉर्निया जो है खून से ऑक्सीजन प्राप्त नहीं करते। आँख का कौन सा भाग आँख के रंग का निर्धारण करता है? तो ये पुतली, आइरिस, कॉर्निया, आईलिड। बहुत आता है। एक तो आता है क्वेश्चन कि कौन सा अंग जो है, जब अंग दान करते हैं, जब आप आँखों का दान करते हैं तो कौन सा एक्चुअली आँखों का दान कहलाता क्या है? आँखों का दान जो है कॉर्निया का दान कहलाता है। तो कॉर्निया का दान आँखों का दान कहलाता है, उसमें कॉर्निया को लिया जाता है। ठीक है। अब यहाँ पे रंग कौन निर्धारित करता है? वो है आइरिस। आइरिस जो होती है, जो जितनी खूबसूरत होती है उतनी खूबसूरत आँखें होती हैं आपकी। फिर दोस्तों एक फ्रिज में शीतलक किसके रूप में प्रयुक्त होता है? तो एक फ्रिज में शीतलक के रूप में कौन प्रयुक्त होता है? ठीक है, शीतलक के रूप में कौन है? ये बहुत खतरनाक गैस है। हालांकि बहुत सारे जो है फ्रिज में इसका उपयोग होता है, लेकिन खतरनाक है, फिर भी पर्यावरण के लिए बहुत खतरनाक है। ये है दोस्तों फ्रेयॉन। फ्रेयॉन। निम्नलिखित में से कौन सा विटामिन B2 का रासायनिक नाम है? तो ये आपको पता होगा। विटामिन C को आप बोलते हैं एस्कॉर्बिक एसिड। एस्कॉर्बिक एसिड बोलते हैं। ए को आप रेटिनॉल बोलते हैं। विटामिन ए को रेटिनॉल बोलते हैं, राइट। एक होता है फिलोक्विनिन। फिलोक्विनोन बोलते हैं विटामिन के लिए आप। ठीक है। इसी तरह से अलग अलग जो होते हैं। कैल्सीफेरॉल, कैल्सीफेरॉल बोलते हैं आप विटामिन डी के लिए। कैल्सीफेरॉल क्योंकि कैल्शियम से रिलेटेड है, वो कैल्शियम देता है हमें। तो इस प्रकार से रेटिनॉल, एस्कॉर्बिक एसिड, फ्लोक्विनोन या कैल्सीफेरॉल हो। इसी प्रकार से विटामिन बी का नाम जो है वो है दोस्तों राइबोफ्लाविन। तो राइबोफ्लाविन विटामिन B2 का नाम है। निम्नलिखित में से कौन सा ठोस है? तो यहाँ पे आ जाएगा इसका आंसर आयोडोफॉर्म। आयोडोफॉर्म जो है ठोस होता है। क्लोरोफॉर्म तो गंध के रूप में होता है, आप सूंघ लो तो बेहोश हो जाओगे। इथाइल अल्कोहल अल्कोहल होती है। ईथर काम आते हैं, ठंडे होते हैं, आपको त्वचा पे आपको लगेंगे तो ठंडे लगेंगे। निम्न प्रकार के किस विद्युत चुंबकीय विकिरण में सबसे लंबे तरंगदैर्घ्य होते हैं? तो ये होते हैं दोस्तों रेडियो तरंगें। रेडियो तरंगों की तरंगदैर्घ्य जो होती हैं, इसका जो होती है तरंगदैर्घ्य, वो लंबी होती हैं, लंबे होते हैं। ठीक है। फिर दोस्तों निम्नलिखित से कौन सा एक नाइट्रोजन उर्वरक नहीं है इनमें से? तो नाइट्रोजन उर्वरक इनमें से कौन सा नहीं है, आपको ये बताना है कि इनमें नाइट्रोजन नहीं हो। देखो अमोनियम सल्फेट है तो अमोनिया आ गई, तो उसमें नाइट्रोजन रहता ही है। कैल्शियम साइनाइड है, फिर है सुपर फास्फेट ऑफ लाइम है और यूरिया। तो इसमें सुपर फास्फेट ऑफ लाइम जो होगा, वो सुपर फास्फेट ऑफ लाइम में बिल्कुल भी नाइट्रोजन नहीं है। बाकी इन तीनों में नाइट्रोजन कहीं ना कहीं उपस्थित होती है। फिर दोस्तों नमक को बर्फ़ के साथ मिलाने से हिमांक की प्रक्रिया कैसी होती है? हिमांक घटेगा बढ़ेगा, नमक को बर्फ़ के साथ मिलाना। तो क्या होता है इसका, नमक को बर्फ़ के साथ मिला दिया था तो हिमांक, सबसे पहले तो आपको हिमांक को पता करना पड़ेगा। हिमांक क्या होता है इस क्वेश्चन को हल करने के लिए? तो वह बिंदु जहाँ पे कोई पदार्थ जो ठोस में बदल जाता है, जो लिक्विड। ठीक है। तो ये घटता है हिमांक जो है, जब आप नमक में बर्फ़ में नमक मिला दोगे तो घट जाएगा। ठीक है। कैलेमाइन किसका अयस्क होता है? कैलेमाइन कॉस्मेटिक्स बनाने में बहुत यूज़ होता है कैलेमाइन का। कैलेमाइन लोशन आपके आते हैं जो आप अपनी त्वचा पर लगाते हो। ये बनता है दोस्तों जस्ते से। जस्ते से कैलेमाइन बनता है। फिर दोस्तों किस माध्यम से ध्वनि का गमन नहीं हो सकता? तो किस माध्यम से होगा? इनमें से तीनों माध्यम है। पानी से भी हो सकता है, इस्पात से भी हो सकता है, हवा से भी हो सकता है। हवा ना हो तो इवन हमारा जो संभव ही ना हो पृथ्वी पर एक दूसरे के साथ संवाद, केवल हमें मुंह चलता हुआ दिखेगा, ध्वनि आपके पास नहीं आएगी यदि हवा नहीं होगी हमारी पृथ्वी पर। तो यही एक माध्यम है। निर्वात एक ऐसी चीज़ है जिसके माध्यम से ध्वनि गमन नहीं कर सकती। निर्वात में कुछ नहीं होता है, खाली होता है, इसलिए वहाँ से नहीं कर सकती गमन। स्कर्वी रोग किसके कारण होता है? तो यह विटामिन सी। विटामिन सी का मैंने एक और नाम बताया आपको अभी, एस्कॉर्बिक एसिड। 149वां क्वेश्चन है, एक पेड़ की उम्र का पता किसके द्वारा लगाया जा सकता है? तो एक पेड़ की उम्र का पता लगाया जाता है दोस्तों, यदि आपने कोई कटा हुआ पेड़ देखा हो या पुराना डुट्ठा देखा हो, तो उसमें बहुत सारे रिंग्स होते हैं, छल्ले होते हैं, आपने देखे होंगे। वो छल्ले यदि आप गिन रहे हैं तो वही जो जितने भी छल्ले आते हैं वही उम्र है उस पेड़ की, उतनी उम्र होती है। जितना बड़ा पेड़ होता है उतनी ज़्यादा छल्ले होते हैं, उतनी ज़्यादा उसकी उम्र होती है। 150वां क्वेश्चन है, ध्वनि पर दाब का प्रभाव क्या होगा? ध्वनि पर दाब का प्रभाव आप बता सकते हो क्या होगा? एक बार और मैं बता चुका हूँ, यदि आपने पिछले क्वेश्चन को पढ़ा है अच्छे से। तो ध्वनि पर दाब का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। दाब का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। ऑप्शन सी हमारा एकदम सही हो जाएगा। और इस प्रकार से यही ख़त्म होते हैं हमारे 150 क्वेश्चंस। अब देखेंगे हम 150 to 200 क्वेश्चन नेक्स्ट वीडियो में। यह वीडियो यदि आपको अच्छा लगा तो इसको लाइक कर दो, अभी सब्सक्राइब कर लो चैनल के लिए, ताकि नेक्स्ट वीडियो जब मैं लाऊँ तो आपके लिए नोटिफिकेशन बेल बज जाए। इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।